हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं हूं माद लतीफ। तो गाइस सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना, अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो करें, वरना कोई इशू नहीं है। तो गाइस आज की जो वीडियो का टाइटल है वो है ये, मतलब हमें सजेशन मिली है लेकिन ये हिंदी के अंदर लिखा होगा। तो जिसने सजेशन दी थी उसने साथ हमें ये बता दिया था कि ये किसी सोल्जर से रिलेटेड है जिसने 10 टैंक्स तबाह कर दिए थे पाकिस्तान की एक ही सिपाही ने। तो ये उससे रिलेटेड ये स्टोरी है भारत तक चैनल की। तो इसको सबसे पहले सुनते हैं तो फिर मुझे पता लगेगा असल में इस टाइटल का मतलब है क्या जो हिंदी के अंदर लिखा हुआ है गाइस। तो बगैर किसी देर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मुझे लगता है बहुत मज़े की स्टोरी होने वाली है। तो हमेशा की तरह काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत का खून नहीं पतला, वो खून बहा कर दिखा गए। जग के इतिहासों में अपनी गौरव गाथाएं लिखा गए। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण, उनके यश गाया करता। वंदे मातरम में जो अगली कहानी अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो एक ऐसे परमवीर की है जो उस लड़ाई का हिस्सा था जो इतिहास में, अब तक के इतिहास में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टैंकों का युद्ध था। हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की। वो जन्म से ही वीर थे, पर दादा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दादा ने दूसरे विश्व युद्ध में पराक्रम दिखाया। पिता ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल ने अपनी वीरता के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल जीता। इसलिए किसी को आश्चर्य नहीं हुआ जब अरुण ने नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने की इच्छा जताई। तो डेस्टिन था कि जी फौज में तो बेटा जाएगा। और बचपन से मतलब जो हमने फौज की कहानियाँ सुनी, दादाजी हमको रात को सोने से पहले जो है वीरों की कहानी सुनाते थे। 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में जन्मे अरुण हिमाचल के सानावार के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे। बचपन से स्विमिंग और खेलों में अव्वल रहे। गजब का सैक्सोफोन बजाते थे। एनडीए की बैंड में भी शामिल थे। अरुण खेत्रपाल सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर पूना हॉर्स में कमीशन हुए, यानी वो यूनिट जो टैंकों में महारत रखती है। किस्मत से अरुण उस यूनिट का हिस्सा बने जिसमें कभी उनके आदर्श परमवीर चक्र विजेता आर्देशीर तारापोर थे। ये रेजिमेंट में फर्स्ट टाइम आया और इनको हमने रेजिमेंट में शामिल करने के लिए खाने के लिए बुलाया अपने बहुत शानदार मेस के अंदर। वहाँ कर्नल तारापोर की एक पोर्ट्रेट लगी हुई है। उसको देख के बहुत प्रभावित हुआ और उसी के आसपास सारे विक्टोरिया क्रॉसेस की फोटोग्राफ है। तो उसने कहा कि अगर इतने बहादुर इंसान इस रेजिमेंट में रहे हैं तो मैं कौन सा कम हूं। उसने सबके सामने सुनते हुए कहा कि जब अगली लड़ाई होगी परमवीर चक्र अरुण खेत्रपाल जीतेगा। उस टाइम कोई लड़ाई नहीं थी। जून 1971 में जब अरुण डिफेंस एकेडमी से पास हुए, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। युद्ध छिड़ने के साथ ही दिसंबर में पूना हॉर्स को रणभूमि में जाने के आदेश दे दिए गए। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की वीरता को समझने के लिए उस युद्ध क्षेत्र को समझना भी जरूरी है। 1971 की जंग यूं तो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में लड़ी जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान पूरब में अपनी हार की कसर को पूरा करना चाहता था भारत के पश्चिमी सरहद पर आक्रमण करके। उसने पश्चिमी एयरबेस पर आक्रमण किया तो साथ ही जम्मू कश्मीर के लिए शातिराना चाल चलने लगा। आइए आपको वो इलाका दिखाते हैं जहां पूना हॉर्स की तैनाती की जा रही थी। भारत पाकिस्तान सरहद पर नक्शे के इस हिस्से को बल्ज कहते हैं। ये पाकिस्तान का एक ऐसा हिस्सा है जो भारतीय जमीन से घिरा हुआ है। पाकिस्तान हर युद्ध में यहां से घुसपैठ की कोशिश करता है। यहां तक कि आज भी आतंकवादी घुसपैठ के लिए इस इलाके पर नजर डालते हैं। बल्ज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया इसलिए था कि एक ऐसा हिस्सा है जिसके अगर आप घुस जाओ
तो पाकिस्तान के सेंटर के हार्ट सेंटर में पहुंच सकते हो। इसलिए बल्ज पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है। उसके तब जब अटैक करते हो 65 में भी किया था, 71 में भी किया था। अगर हम नहीं रुकते तो पाकिस्तान के सेंटर पे पहुंच जाते हैं। यहां से जो सड़क गुजरती है वो जम्मू कश्मीर को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ती इकलौती सड़क है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर के समानांतर गुजरती है। यहीं पठानकोट और जम्मू के बीच से पाकिस्तान की ओर बसंतर नदी बहती है। दुश्मन इस इलाके पर कब्जा करके पूरे जम्मू कश्मीर को बाकी हिंदुस्तान से काट सकता है। ये रेजिमेंट जो है पूना हॉर्स, इसने बसंतर के नदी को पार कर लिया और आगे एक जिसे कहते हैं ब्रिज हेड बना दिया। ब्रिज हेड एक इलाका है जहाँ पे आप जब कब्ज़ा कर लो एक ऑब्स्टिकल के बाद, नदी के बाद, तो उसमें फिर आपकी बाकी फ़ौजें आ सकती हैं और फिर एडवांस आपका दोबारा जारी हो सकता है। तो ये ब्रिज हेड बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है और दुश्मन ने ये फ़ैसला किया कि इस ब्रिज हेड को हर हालत तोड़ना है। तो पूना हॉर्स और हॉर्सन हॉर्स के खिलाफ इन्होंने एक पूरा आर्मर्ड ब्रिगेड जो है डाला। एक आर्मर्ड ब्रिगेड में तकरीबन 150 टैंकें होती हैं। भारतीय सेना ने दुश्मन की चाल को समझते हुए यहां अपने दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। पर अरुण खेत्रपाल को युद्ध में जाने की इजाजत नहीं मिली। दरअसल उन्हें अभी सेना में मुश्किल से 6 महीने हुए थे। उनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं थी। उन्हें यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए अहमदनगर जाने को कहा गया ताकि वो कमांड के लिए तैयार हो सके। अभी टैंक रेजिमेंट में वो आया था, तो टैंकों के बारे में जानकारी करना, टैंकों के साथ कैसी लड़ाई करना, उसके लिए एक यंग ऑफिसर्स यानी जूनियर ऑफिसर्स के लिए कोर्स होता है, उसको यंग ऑफिसर्स कोर्स कहते हैं और वो अहमदनगर में होता है। तो उस कोर्स के अंदर इन जूनियर यंग ऑफिसर्स एकेडमी से जो आते हैं उनको पूरी टैंक की सिखलाई दी जाती है। अरुण खेत्रपाल का दिल टूट गया। वो किसी भी कीमत पर मोर्चे पे जाना चाहते थे, पर उनका कोई भी सीनियर चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता। आखिरी उम्मीद लिए वो अपने कमांडिंग अफसर हनुत सिंह के पास पहुंचे। When Arun was ushered into my office, I looked up. जब अरुण मेरे ऑफिस आया तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बोला। वो बस रो रहा था। वो खामोश खड़ा रहा। आंखों में आंसू झलझला गए। अरुण खेत्रपाल चाहते थे कि उनके नाम को इस कोर्स से हटा दिया जाए ताकि उन्हें युद्ध लड़ने को मिले। यूं तो सेना के नियम इसकी इजाजत नहीं देते हैं, लेकिन कुछ तो बात थी इस युवा अफसर में कि उनके कमांडिंग ऑफिसर इसके लिए तैयार हो गए। अरुण खेत्रपाल के लिए मिनी कोर्स की व्यवस्था की गई और कोर्स के आखिर में हनुत सिंह ने खुद उन्हें परखने के बाद ही रणभूमि में जाने की इजाजत दी। अरुण की खुशी का ठिकाना नहीं। बसंतर नदी पर ब्रिज से पाकिस्तानियों को हटाने के ऑपरेशन का जिम्मा कैप्टन मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट अवतार अहलावत और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को सौंपा गया। रास्ता मुश्किल है, हर कदम पर मौत बिछी हुई है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। कोई शक? दुश्मन हर बार इस इलाके से हमारे सरजमीन पर घुसता है, लेकिन इस बार हम लोग घुसेंगे। आप लोग तैयार हैं? इस इलाके को भारत बसंतर और पाकिस्तान बड़े पिंड कहता था। यह अजीब सा इत्तेफाक था कि इस सेक्टर में जिन 2 दुश्मनों का सामना था वो कभी सेना के एक ही बॉम्बे कैवलरी का हिस्सा थे। बंटवारे के बाद ये रेजिमेंट भारतीय सेना में पूना हॉर्स और पाकिस्तानी सेना में लैंसर्स कहलाए। पाकिस्तान के टैंक तेजी से बसंतर नदी पर बने ब्रिज की ओर बढ़ रहे थे। उनकी फॉर्मेशन को देखकर उनके मिशन का अंदाजा साफ लगाया जा सकता था। पर आक्रमण का इंतजार करते हुए कमांडिंग अफसर को एक बुरी खबर मिली। कैप्टन मल्होत्रा की टैंक की बंदूक खराब हो गई थी और वो उसे ठीक करने के लिए पीछे हटना चाहते थे। I said no.
There was a reason for this. मैंने इनकार कर दिया। ये युद्ध था। अगर एक टैंक पीछे हटता तो सबको लगता हम डर कर भाग रहे हैं। We misinterpreted. कमांडिंग ऑफिसर ने सभी टैंकों को संदेश जारी किया और कहा कि जो जहां खड़ा है वहीं से लड़ेगा, 1 इंच भी पीछे हटने की इजाजत नहीं। अरुण खेत्रपाल ने भी ये संदेश सुना। पाकिस्तान का हमला शुरू हो गया। ये अब तक की सबसे भीषण बमबारी थी। लेफ्टिनेंट अवतार अहलावत घायल हो गए। कैप्टन मल्होत्रा की बंदूक पहले से ही खराब थी। सबकी कोशिशों से पाकिस्तान के 10 टैंक नष्ट हो चुके थे, लेकिन अब भी 4 टैंक बाकी थे। अब मोर्चे पर अकेले थे सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनकी ओर तेजी से बढ़ते हुए दुश्मन के ये टैंक। जब 4 पाकिस्तानी टैंक और फिर खाली अरुण का एक टैंक बचा था, तो इस बीच में अरुण के टैंक में गोला लगा था और उस गोले से मतलब टैंक में आग लग गई थी। उनकी टैंक पर भी निशाना लगा और टैंक ने आग पकड़ ली। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के ड्राइवर ने उनसे कहा कि क्यों ना पीछे जाकर आग बुझा लें और फिर मोर्चे पर लौटें, लेकिन अरुण खेत्रपाल ने इनकार कर दिया। वही गोला सामने मेरा कमांडर लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी, जिनके दोनों पांव के बीच में लगा, दोनों पांव कट गई और वो चमड़ी से लिपट गए सीट के साथ। मैं बोला कि टैंक को पीछे ले ले इस जगह से, लेकिन सीओ साहब ने बोला कि आप ये लड़ते रहो जब तक आपकी गन और टैंक काम करता हो। तो उन्होंने बोला मैं यहाँ से हटूंगा नहीं और पाकिस्तान के साथ बुरी तरह सिमटा रहूंगा जब तक मेरी जान है। उनके साथियों ने भी उन्हें टैंक छोड़कर लौट आने को कहा, पर अरुण जानते थे कि दुश्मन हार की कगार पर है। ऐसे में पीछे हटने का मतलब होगा पूरी की पूरी लड़ाई का बेकार हो जाना। तुम्हारे टैंक पर गोला लगा है, उसे छोड़कर बाहर निकल जाओ। लौट आओ। ओवर। नहीं सर, मेरी बंदूक अभी भी चल रही है, मुझे उन्हें रोकना ही होगा। ओवर। तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। ओवर। जब तक मेरी बंदूक चल रही है मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओवर एंड आउट। पाकिस्तानी अटैक ऑलमोस्ट हमारी लाइन तक आ चुका था। उस टाइम इन्होंने देखा कि अगर अभी हमने मुड़ के इनसे लड़ाई नहीं की तो ये हमारी लाइन को ब्रेक कर देंगे। उसी टाइम खेत्रपाल साहब ने आओ देखा न पाओ, अपनी टैंक को टर्न किया, अपने ट्रूप को सामने लगाया और फायरिंग शुरू कर दी। घायल होने के बावजूद अरुण खेत्रपाल अपने धधकते टैंक से गोलियां बरसाते रहे। उन्होंने आगे बढ़ते 2 टैंकों को नष्ट कर दिया, पर तीसरा टैंक 100 मीटर के दायरे में आ चुका है। This tank belonged to the squadron commander Major Nisar. ये टैंक पाकिस्तानी कमांडर नासिर का था। वो अरुण के सामने टैंक ले आया और दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। नासिर को अपना टैंक छोड़कर भागना पड़ा। वो और उसके साथी ने टैंक के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई। And they evacuated. पाकिस्तानी अफसर ने अरुण खेत्रपाल पर सीधा निशाना साधा और गोली दागी। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने भी जवाबी गोली चलाई, पर अब तक वो और उनके ऑपरेटर बुरी तरह घायल हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने इतना तय कर दिया था कि अंतिम पाकिस्तानी टैंक भी आगे नहीं बढ़ पाया। जैसे उसकी टैंक हिट हुई, एकदम से उनके अटैक का हॉल्ट हो गई। उसके बाद उन्होंने अटैक का मोमेंटम बिल्कुल रोक दिया और धीरे धीरे विड्रॉल शुरू कर दिया। इनफैक्ट उसके रोकने के टाइम सबसे ज़्यादा टैंक उस टाइम हिट हुई उनकी, क्योंकि वो स्टैटिक हुए, हमारे गनर्स तो लगे हुए थे और वो धीरे धीरे जब विड्रॉ कर रहे थे उस टाइम हम इनको मार रहे थे। पाकिस्तान का हमला निरस्त होते ही ड्राइवर और गनर ने टैंक की आग बुझाई। फिर देखा तो ऑपरेटर की मृत्यु हो चुकी थी। तभी बुरी तरह से घायल अरुण खेत्रपाल ने उन्हें आवाज दी। The companions who had been hit. Just then,
They assumed that they were. उनको लगा कि वो मर गए हैं। तभी अरुण बोला, He said, "Prav Singh, हम जीवित हैं, हमें पानी पिलाओ." उनको लगा कि सर्दी में पानी शायद अरुण बर्दाश्त न कर पाए। अरुण को जल्दी से चाय पिलाई, लेकिन तब तक वो शहीद हो It was चुके a थे। bitterly cold morning, and he may not be able to withstand it. सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल वीर गति को प्राप्त हुए। उनके परिवार वालों को यह जानकारी मिलने में कुछ दिनों का वक्त लगा, लेकिन अभी तो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य उनके सामने खुलने वाला था। अरुण खेत्रपाल के पिता ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल भारतीय सेना के एक जांबाज अफसर थे। उनका जन्म आजादी से पहले सरगोधा में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। 2001 में एक दफा उन्हें अपनी जन्मभूमि की बहुत याद आई और उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। ब्रिगेडियर खेत्रपाल उस वक्त तक 81 साल के हो चुके थे। जब वो पाकिस्तान के लाहौर पहुंचे तो उन्हें लेने के लिए पाकिस्तानी सेना के एक ब्रिगेडियर नासिर पहुंचे। ब्रिगेडियर नासिर ने अपना परिचय एक दोस्त के तौर पर दिया। और ये पाकिस्तान गए तो हम लोग मतलब जो है वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे एक ये जो गेस्ट थे, जो इंडियन गेस्ट थे, उनको ओल्ड बॉयज कोई और स्टूडेंट के घर में रखवाया, मतलब जो है ठहराया था। हाँ? मतलब होटल में नहीं ठहराते थे कि मतलब जो है जो मतलब गेस्ट आते थे उनको मतलब किसी के घर में, किसी को और किसी के घर में। और ये इनको एक ब्रिगेडियर साहब थे, हाँ? ब्रिगेडियर नासिर इनका नाम था, और उनको उनके यहाँ में ठहराया। तो हम लोग मतलब रोज फोन करें कि पापा ठीक हो। पाकिस्तान में रहने के दौरान उस पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने उनकी खूब आवभगत की, घुमाया फिराया। भारत लौटने से पहले आखिरी रात पर उनके लिए एक भोज का आयोजन भी किया और फिर झिझकते हुए जो कहा उस पर खेत्रपाल यकीन ही नहीं कर पाए। He says कि तब उन्होंने बताया कि एक्चुअली वो जो गोला जो फायर हुआ था एनिमी कमांडर का, मैं ही वो एनिमी कमांडर था और मेरे टैंक से ही मतलब जो है वो जो गोला चला था, जिस बंदूक से चला था, जिसकी वजह से आपके बेटे शहीद हुए थे। ब्रिगेडियर नासिर उस अंतिम टैंक में सवार थे। वो वही थे जिसने अरुण खेत्रपाल पर बंदूक तानी। वो वही थे जिसने 21 साल के अरुण पर गोली चलाई थी। उनकी जो बातचीत हुई, उसकी बातचीत से पता लगा कि उन्होंने इतना बहादुर लड़का कभी देखा ही नहीं था और बहुत तारीफ की। और उसने कहा कि ऐसा लड़का अगर हिंदुस्तान में पैदा होता है तो हिंदुस्तान की फौज को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उस अकेले लड़के ने पूरे हमारे अटैक का मोमेंटम को तोड़ दिया था। अपने बेटे के कातिल की मेहमान नवाजी किसे कबूल होगी भला, पर ब्रिगेडियर खेत्रपाल भी एक सैनिक थे। उन्हें एहसास था कि युद्ध भूमि में एक ही फर्ज होता है, अपने देश की रक्षा। ऐसे में वो ब्रिगेडियर KM नासिर की बाकी बातों पर ध्यान देने लगे। टाइम से मैंने उनका नाम जाए, मैं कई दफ़ा इंडिया आ चुका हूँ, मैं आपसे कई दफ़ा मिलना चाहता था, पर मेरा दिल नहीं बन पा रहा था, मैं आपसे मिल नहीं पाता था। पर मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपका जैसा बहादुर बेटा, हाँ, वो शहीद हुआ। पर क्या, if he were my son, I would be proud of him. ये कम ही होता है कि शिकस्त के बावजूद कोई दुश्मन अपने विरोधी की वीरता को नमन करे, पर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का पराक्रम ही कुछ ऐसा था कि उनकी चर्चा सरहद के उस पार भी कुछ कम नहीं हुई। न केवल ब्रिगेडियर नासिर ने पिता को लिखी चिट्ठी में अरुण खेत्रपाल की बहादुरी को सलाम किया, बल्कि एक पाकिस्तानी मेजर A.H. अमीन ने युद्ध के इतिहास का वर्णन करते हुए लिखा, केवल एक ही मौका था जब उस सेक्टर में हम जीत हासिल कर सकते थे, जब दोपहर में लैंसर्स के 2 स्क्वाड्रन ने हमला बोला, लेकिन पूना हॉर्स के एक अकेले अफसर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने बाजी पलट दी। इस हार का दर्द पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा था
कि पाकिस्तानी टैंक बटालियन के कमांडर ने युद्ध के बाद भारतीय बटालियन कमांडर से मुलाकात करके अरुण खेतरपाल के बारे में पूरी जानकारी ली। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल को मरणोपरांत उनकी वीरता के लिए परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वीरता की न तो कोई सीमा होती है न ही सरहद। अरुण खेतरपाल की कहानी से यही समझ में आता है। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। अगर आप ओके गाइस, वीडियो हो गया यहाँ पे एंड। तो काफ़ी एक जो है ना गूज़बम्प देने वाली एक वीडियो थी कि मतलब बंदा तो वही है, बहादुरी तो वही है कि दुश्मन भी आपकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। और इसमें बहुत ही एक जो है ना एक सैड जो है ना एक मोमेंट मुझे लगा कि जब किसी बाप के सामने कहा गया कि आपके बेटे पर जो गोली चलाई गई थी वो मैं था उस वक्त, जो ब्रिगेडियर नासिर थे उन्होंने बताया। क्योंकि जो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण थे इनके पिता भी जो है ये ब्रिगेडियर थे, ठीक है। तो अब बात है कि सेकंड लेफ्टिनेंट भी होता क्या है, मतलब अब जैसे ही आप जो है ना आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है आर्मी के अंदर, आप जैसे निकलते हो कैडेट कॉलेज से, आप उस वक्त सेकंड लेफ्टिनेंट बनते हैं, मतलब ठीक है। उसके बाद लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर और उसके ऊपर रैंक्स जाते हैं। तो मज़े की बात यह कि जो है ना असल बात जो है वो सिर्फ बहादुरी की नहीं है। बहादुरी के साथ जो है ना एक जज्बा अपनी कंट्री के लिए कुछ करने का और अपनी वतन से जो मोहब्बत है, ये चीज़ जो है ना आपको खींच के लेके जाती है किसी भी जंग की तरफ, या अपनी जान की परवाह किए बगैर। उन्होंने कहा कि जो 6 महीने की ट्रेनिंग कोर्स है टैंक्स की वो मुझे नहीं लेनी। मतलब इस चीज़ का सिर्फ आप अंदाज़ा लगाएं कि एक जो ऑफिशियल चीज़ हो रही है, मतलब मैं सपोज करें आर्मी से निकला हूँ, जंग हो गई है, अब मुझे तो मेरे माइंड में तो यही है कि मैंने पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है 6 मंथ्स की, जो अपनी जो भी है टैंक से रिलेटेड जो भी है, ताकि मैं सही तरह परफॉर्म कर सकूँ या कुछ भी कर सकूँ। लेकिन उनका जज्बा चेक करें, उन्होंने कहा मेरे खातिर किसी ना किसी तरह ये ट्रेनिंग को ख़त्म करें, मेरा ये कोर्स मुझे नहीं करना, या इसको मिनी किया जाए, शॉर्ट किया जाए, तो मुझे जल्द से जल्द जंग में भेजा जाए, ठीक है। तो बाद में जो हुआ, मतलब इस चीज़ को आप कह सकते हैं स्टार्टिंग स्टोरी से यार बंदा बहुत बहादुर था। लेकिन जो चीज़ आगे हुई उस चीज़ से पता लगता है बहादुरी के साथ साथ अपने वतन से मोहब्बत और जो है ना पैट्रियटिज्म और जज्बा अपने वतन से मोहब्बत का, उसके लिए शहीद होने का, उसके लिए जो है ना अपनी जान देने का जज्बा है, वो असल में जो है ना जंग के अंदर काम आता है, सिर्फ बहादुरी नहीं, ठीक है। क्योंकि बहादुरी ये भी होती है कि अगर आप जैसे वो कितना ज़ख्मी हो गया, उनकी टांगे जो है ना कहते हैं कि बिल्कुल मतलब जवाब देगी, तो उनके ऊपर फायरिंग हुई, उनका जो ऑपरेटर थे वो तक जो है ना जाँ बक हो गए, लेकिन मतलब उनकी भी डेथ हो गई, लेकिन वो उनका जज्बा कम नहीं हुआ, उनको सामने अपनी मौत नज़र आ रही थी। तो अगर वो बहादुर भी कोई होता तो वो सबसे पहले कोशिश करता अपनी जान बचाई जाए, फिर आगे मजीद जो है ना दोबारा कभी जंग हो या दोबारा आया जाए, दोबारा अटैक किया जाए, क्योंकि जान बचेगी तो मुल्क के लिए मजीद किया जाएगा। लेकिन जिसको बहादुरी के साथ साथ जिसके अंदर अपने वतन से मोहब्बत का जज्बा भी हो ना, और वतन से मोहब्बत हो, वो अपनी जान की परवाह नहीं करता कि मैं जो है ना कुछ ज़िंदगी और जीऊँ मैं, या मैं अभी आर्मी में आया हूँ, ठीक है ना, अभी भी सेकंड लेफ्टिनेंट की क्या एज होती है, कुछ भी नहीं, अभी शायद उनकी शादी भी नहीं हुई होगी। ऐसे ही होता है ना कि सेकंड लेफ्टिनेंट अभी उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी, तो वो सोच सकते थे कि मेरी भी ज़िंदगी आगे है, मेरे वालिद जो हैं उनके पिता ब्रिगेडियर थे, उनको तरक्की मिल सकती थी या कुछ भी, मतलब उनको चांसेस उनके बहुत आगे, मैं कह सकता हूँ ब्राइट फ्यूचर भी उनको नज़र आ रहा होगा। लेकिन उस सब को उन्होंने साइड पे रखा और प्रायोरिटी जो दी वो अपने कंट्री को दी, अपनी जान को नहीं दी, ठीक है। अभी तो उन्होंने आर्मी का अभी टेस्ट भी नहीं किया होगा कि आर्मी के अंदर किस तरह जो है ना अपनी लाइफ गुजरती है लोगों की। मतलब अभी यंग थे बिल्कुल, हैरान कुन बात हुई है कि सिर्फ यंग थे और बस ट्रेनिंग कंप्लीट करते ही जंग पे जाने की तैयारी कर रही, और वहीं पे जो है ना वो उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी जान की, ठीक है ना। और फिर मज़े की बात तो ये है कि इसमें मज़े की बात मुझे सबसे ये लगी है कि जो दुश्मन ने भी तारीफ़ कर दी, जो ब्रिगेडियर नासिर थे, उन्होंने अपने उनके पिता से मतलब ये कहा कि मैं हमेशा जो है मेरी विश थी कि मैं आपसे मिलूँ, लेकिन मेरे अंदर वो हिम्मत पैदा नहीं होती थी, मैं आपसे मिलूँगा कैसे, नज़रें कैसे मिलाऊँगा, आपको कैसे बताऊँगा कि जिस बंदे पे जिस आपके बेटे पे जिसने गोलियाँ चलाई वो मैं था। तो यार काफ़ी जो है ना मज़ेदार स्टोरी लगी है, मज़ा आया स्टोरी सुन के। और बिल्कुल उन्होंने सही कहा, किसी भी आर्मी के अंदर अगर इस तरह के नौजवान जज्बे वाले, अपने वतन से इतनी मोहब्बत करने वाले मौजूद होंगे तो उस वतन को कौन हरा सकता है, किसी भी कंट्री के अंदर। मैं कहता हूँ अगर इस तरह के जज्बे वाले बंदे होंगे तो बहुत मज़ा आएगा। इस उम्मीद है आपको ये वीडियो देख के बहुत मज़ा आएगा और काफ़ी जो है ना आपने इन्जॉय किया होगा इस वीडियो को, मतलब इस स्टोरी को जो है ना, मतलब एक किस्म की, वैसे तो अंदर काफ़ी सैड मोमेंट्स भी है लेकिन काफ़ी मज़े की स्टोरी थी। मज़ा अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक रखिए मेरा बहुत ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।